नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज डीआरए का एक और चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर जो 10 है उसका नाम है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स एलोकेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा और इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं डीआरए एग्जाम में, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, इसीलिए बने रहिए वीडियो के साथ और समझते रहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, तो इसमें मैंने दो टॉपिक लिखे हुए हैं और पहला टॉपिक है, इसमें आप देख रहे होंगे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और दूसरा है एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन दो टॉपिक से रिलेटेड ही मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपका ये लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, उसका नाम है एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुमने फुल फॉर्म की बात कर ली, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, कुछ लोगों को शायद आपको पहले से ही पता होगा, जिसको नहीं पता वो आप इसको याद कर सकते हो। अब इसकी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि जब आप कोई भी लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो इसकी पेमेंट जो है आपको करनी होती है बैंक को। लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, इसका जो बिल आता है उसकी पेमेंट करानी होती है। अगर वो पेमेंट आप नहीं करते हो और उसको कितना टाइम हो जाता है, मोर देन 90 डेज, यानी कि जब 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक उसको एनपीए मान लेता है। बैंक की तरफ से उसको एनपीए इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि बैंक के पास इन कस्टमर से पैसा वापस नहीं आ पा रहा, और उसको कितना टाइम हो गया है, उसको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो आपका आंसर किस तरीके से होगा, एनी एसेट या एनी लोन और एनी एडवांस या एनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट, if it is not paid for more than 90 days then it becomes non performing assets। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। ठीक है, बैंक के लिए जो एनपीए है ये एक चिंता का विषय होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है, जनता का पैसा जो उन्होंने लोन के रूप में लोगों को दे रखा है, और वो पैसा उन कस्टमर से वापस नहीं मिल पा रहा। ठीक है ना, और बैंकों के एनपीए जब बढ़ते जाते हैं तो वो बैंकों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इसीलिए बैंक जो है इन कस्टमर से अलग से कलेक्शंस के प्रोसेस फॉलो करवाता है ना, कलेक्शंस की कॉल्स करवाता है, विजिट करवाता है, ताकि इन कस्टमर से पैसा वापस आए और उसी पैसे को आगे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में दिया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका क्वेश्चन जो आएगा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आ सकता है। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब यहाँ पे लोन से मतलब है, जैसे यहाँ पर भी हम लोन की बात कर रहे थे। एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि जो लोन दे रखा है कस्टमर्स को, उसके क्लासिफिकेशन यानी कि उसके प्रकार कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तीसरा डाउटफुल एसेट्स और चौथा है लॉस एसेट्स। ठीक है, तो जो कस्टमर्स अपना टाइम से पेमेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, टाइम से पे करा रहे हैं और जो एनपीए नहीं बन रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि ये लेट करा रहे हैं, हो सकता है इनकी पेमेंट्स बाउंस हो रही हैं, लेकिन ये 90 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा रहे हैं, 90 दिन के अंदर ही ये पेमेंट करा दे रहे हैं, तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। या इसको स्टैंडर्ड एसेट्स को नॉट एनपीए भी बोल सकते हैं। नॉट एनपीए क्योंकि ये एनपीए नहीं है ये। ठीक है, तो इसको परफॉर्मिंग एसेट्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये टाइम से पेमेंट करा रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की, इसका नाम है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कौन से आते हैं, जो अकाउंट एनपीए बन जाते हैं। जो अकाउंट एनपीए बन जाते हैं तो इसका मतलब उनको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका होगा, 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका होगा, और जिनको 12 महीने से कम का टाइम हुआ हो, यानी कि एनपीए हुए उसको 12 महीने का टाइम हो चुका है। जब वो एनपीए हुआ था, एनपीए के बाद भी उसको 12 महीने का टाइम हो चुका है, तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शुरू के 3 महीने तो वो एनपीए नहीं था, 3 महीने के बाद एनपीए हुआ, और जिस दिन से वो एनपीए हुआ उस दिन से लेके अगले 12 महीने तक वो क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कस्टमर की जो पेमेंट थी, मान लीजिए जनवरी से बकाया थी, तो उसने जनवरी में पेमेंट नहीं करी, फरवरी में नहीं करी, मार्च में नहीं करी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया, अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही वो क्या हो गया, एनपीए बन गया। तो अप्रैल से लेके अगले साल तक 12 महीने तक वो क्या रहेगा,
सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहेगा, ठीक है ना। उसी तरीके तो अब बात करेंगे डाउटफुल एसेट्स की। डाउटफुल एसेट्स का मतलब ये है जो एनपीए रह चुका हो और एनपीए के बाद भी उसको 12 महीने और हो चुके हो, एडिशनल 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशनल 12 मंथ्स। जो सब स्टैंडर्ड में यानी कि 90 दिन से ज़्यादा और 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में रहा था और उसके बाद भी 12 महीने हो जाएंगे तो तब वो किस में आ जाएगा, डाउटफुल एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स क्या होता है कि जब इन अकाउंट्स को जिन्होंने इतने टाइम से पेमेंट नहीं करी है तो बैंक क्या करता है, बैंक उन अकाउंट्स पे ऑडिट करवाता है। ऑडिट मतलब उन केसेस की क्या करवाता है, पूरी इंस्पेक्शन करवाता है। इंस्पेक्शन मतलब उन केसेस की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये अकाउंट जो है अब जो है बैंक के लिए एक तरीके से अनकलेक्टेबल है, यानी कि इनसे पैसा आना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो बैंक उसको अपनी तरफ से क्या मान लेता है, लॉस मान लेता है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी एसेट जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू उसको लॉस कंसिडर कर दिया जाता है, उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसको लॉस एसेट्स मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी एसेट की क्लासिफिकेशन 4, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो भी ये 4 इसकी कैटेगरी हैं, ठीक है ना, इनमें पेमेंट आने की संभावना किस में ज़्यादा है और किस में कम है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो स्टैंडर्ड एसेट्स है, इसमें हमेशा पेमेंट आने की संभावना हाई होती है। हाई मतलब आएगी क्योंकि ये अकाउंट्स एनपीए नहीं हो रहे हैं। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है, गुड या फेयर, यानी कि सही ठीक संभावना है, इन कस्टमर से भी पेमेंट आने की संभावना रहती है। डाउटफुल में क्या है, डाउटफुल रहता है, हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना आए, ठीक है। लॉस एसेट्स में बिल्कुल आप बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर संभावना है कि ये पैसा मुश्किल से ही ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक इन कस्टमर्स को फॉलोअप करना छोड़ देता है या कॉल्स करना छोड़ देता है। बैंक फॉलोअप इसीलिए करता रहता है क्योंकि एक साल्वेज वैल्यू होती है। साल्वेज वैल्यू मतलब जो बैंक ने पहले से लॉस मान लिया है, अगर बैंक फॉलोअप करता रहेगा तो उनमें से हो सकता है कुछ पैसा बैंक को वापस मिल जाए। तो उससे क्या है, बैंक का थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा, बैंक को प्रॉफिट नहीं होने वाला इनसे, क्योंकि इसमें से पैसा पूरा डूब चुका है और डूबने में से जितना पैसा वापस मिल जाएगा वो बैंक का एक तरीके से लॉस कवर करेगा और उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा इस वीडियो को, और आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपके कोई कीमती सुझाव सजेशंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं और वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को अगली बार मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है डीआरए का, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप ये जो डीआरए का एग्जाम है बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। डरना नहीं है, आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।